हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मलेरिया के बारे में। तो आज मलेरिया के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मलेरिया के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ेंगे कि कब से कब तक होता है, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, उसके ट्रीटमेंट देखेंगे, और प्रिवेंशन या और प्रिकॉशंस यानी कि किस तरीके से मलेरिया होने से बचा जा सकता है, यानी कि रोकथाम। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न फेब्राइल डिसीज कॉज्ड बाय द मलेरिया पैरासाइटी। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक डिसीज जिस किसकी वजह से होती है, उसका नाम है मलेरी पैरासाइट। मलेरिया का पूरा नाम है माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी कि बुरी हवा। इज अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। मलेरिया एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक तरीके से। A disease caused by the members of the protozoans genus Plasmodium. A widespread group of sporozoans and parasites affect the human liver and red blood cell. अब एक तरीके की ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करती है। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है ये, ह्यूमन के लिवर पर और रेड आरबीसी पर, यानी कि लिवर और आरबीसी पर। कौन कौन कर रहा है, स्पोरोजोन्स और पैरासाइट। ठीक है, स्पोरोजोन और पैरासाइट ह्यूमन लिवर और आरबीसी पर इफेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए। ह्यूमन आर इन्फेक्टेड विद, ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट किससे ज्यादातर होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। व्हेन बाइटन बाय अ इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो वेक्टर। अब ये किसके द्वारा फैलाई जाती है, वो एक मच्छर, एक मादा मच्छर, एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी कि वेक्टर कौन है, एनाफिलीज मॉस्किटो, ये एक मच्छर का नाम है। ठीक है, वो एक मादा मच्छर होती है जिसके काटने की वजह से हमें मलेरिया होता है। सिम्टम्स में अपियर विद इन अ वीक और अ मंथ और इवन ईयर्स। सिम्टम्स कभी कभी एक महीने में या एक हफ्ते में या कभी कभी एक साल में भी दिखाई देते हैं। अब काउंटी देखते हैं इसकी। अब इसकी स्पीसीज देखते हैं। मलेरिया में 4 तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये सारी 4 प्रकार की स्पीसीज मलेरिया के अंदर कॉज्ड होते हैं। अब देखो, मलेरिया इज अबाउट 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मलेरिया 100 देशों के अंदर फैला हुआ है। पूरे विश्व के 100 देशों के अंदर मलेरिया जो है वो फैला हुआ है। मैक्सिमम प्रेवलेंस ऑफ मलेरिया इन फाउंड वार्म एंड ह्यूमिड, यानी कि मलेरिया सबसे ज्यादा कौन सी जगहों में पाया जाता है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है या उमस ज्यादा होती है। इन्वायरमेंटल आर मोस्टली सीन इन जुलाई टू नवंबर इन इंडिया। और इंडिया के अंदर जो है वो नवंबर और जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको एक इसमें दिया नहीं है, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इंडिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है। ये सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पाई जाती है, इसी के काटने से इंडिया में मलेरिया कॉज्ड होता है। और फेल्सीफेरम जो स्पीसीज है वो साउथ अफ्रीका की तरफ पाई जाती है। सबसे, अगर आपसे कोई ये पूछेगा मोस्ट डेंजरस इनमें से कौन सा पैरासाइट है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और इंडिया के अंदर कौन सा पाया जाता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। रिटर्न टू द टॉपिक। तो ऑप्शनल टेम्परेचर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शनल टेम्परेचर and humidity for the development of parasite is 20 to 30 Fahrenheit and about 60% of humidity। तो कितने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से पैरासाइट जो रहता है जिंदा, वो 20 से 30 फ़ारेनहाइट पर रहता है। और 60% ह्यूमिडिटी होने की वजह से ये प्रोड्यूस्ड होता है। यानी कि ये पैरासाइट मोस्टली वार्म और ह्यूमिडिटी में, यानी कि उमस और गर्मी की वजह से ये पैरासाइट प्रोड्यूस होता है। आप जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि कितने समय तक ये रहता है हमारे शरीर में या कितने समय तक ये जाता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे कि बीमारी का आना और कितने दिनों बाद बीमारी का चले जाना, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब देखते हैं एक एक करके एक एक पैरासाइट को और फिर उनका इंक्यूबेशन देखते हैं। तो फैल्सीफेरम में 9 टू 14 डेज है। वाइवेक्स में 8 टू 17 डेज है। ओव्यूल में
16 टू 18 डेज है और मलेरिया के अंदर 18 टू 40 डेज है। इंपॉर्टेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और आप लोगों को याद होना भी चाहिए। आगे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। तो जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को काटा, उसके बाद क्या हुआ, पैरासाइट स्टार्ट्स रिप्रोडक्टिव इन द लिवर। अब रिप्रोडक्शन कहाँ करेगा ये पैरासाइट, वो हमारे लिवर के अंदर। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो पैरासाइट है वो दो जगह इफेक्ट ज्यादातर करता है, वो एक होता है लिवर और दूसरा होता है आरबीसी। तो लिवर के अंदर उसने रिप्रोडक्शन कर लिया, रिप्रोड्यूसिंग कर लिया, सम पैरासाइट्स रिमेनिंग डोरमेंट फॉर ईयर बिफोर बिकमिंग एक्टिवेटेड। कुछ पैरासाइट रह गए जो एक्टिवेट नहीं हुए। फिर तीसरा देखिए क्या हुआ, थर्ड में, इन द ब्लड स्टीम फर्दर रिप्रोडक्शन अकर विद इन द रेड ब्लड सेल। तो ब्लड स्ट्रीम में जब वो पहुंचा तो वहां से भी वो रिप्रोडक्शन करता है। किसके थ्रू कर रहा है, आरबीसी के थ्रू कर रहा है। उसके बाद में पैरासाइट रिप्रोडक्शन रिजल्ट फर्दर आरबीसी इन्फेक्शन। अब पैरासाइट अब भाई रिप्रोडक्शन करेगा, पैरासाइट है तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शन तो कॉज करेगा ही। अब उसके बाद क्या कर रहा है वो, साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की जो साइकिल होती है वो इन्फेक्टेड हो गई, डिस्टर्ब कर गई, और उसकी वजह से क्या होगा, बुखार आएगा और ठंड लगेगी। उसके बाद क्या हो रहा है, डोरमेंट वीजन ऑफ द पैरासाइट आर इंडेगेस्टेड अनदर पैरासाइट। अब वो क्या करेंगे, अब डोरमेंट हो गए तो वो इंगेस्टेड करेंगे और दूसरे पैरासाइट उत्पन्न करेंगे, क्योंकि एक बार अगर वो रिप्रोडक्ट कर गए तो उसके बाद वो बार बार रिप्रोडक्शन उसमें करेंगे और अपनी जो फैमिली है उसको इंक्रीज करेंगे। देखो किस तरीके का एनाफिलीज मॉस्किटो है और वो कहाँ से काटता है और किसकी वजह से हमें कॉज होता है। तो ये जैसा दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में, एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके अंदर पैपली और प्रोबॉक्सिसिस, इनकी वजह से ये जब अंदर की तरफ जाता है, यानी कि स्किन कांटेक्ट के अंदर जाता है, तो उसकी वजह से ये जो पैथोफिजियोलॉजी चलती है वो इसी की वजह से चलती है। ठीक है, अब इतनी, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो ऑल क्लिनिकली सस्पेक्टेड मलेरिया केसेस रिक्वायर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन तो मैं तो हम लोगों को क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा, लैब में भी कराना पड़ेगा, चेक तो कराना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहले क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसको चिल्स आ रहा है, फीवर कितना हो रहा है, क्योंकि मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर रहता है। एमपी यानी कि मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट कराएंगे कि कौन सा टाइप का मलेरिया है, वाइवेक्स है, फेल्सीफेरम है, या कौन सा टाइप का मलेरिया है, ओवल है या कौन सा है। तो उसके बाद करेंगे पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट, बोन मैरो का स्मेयर टेस्ट भी करा सकते हैं और सीबीसी टीसीडीसी भी कराते हैं इसके अंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया देखते हैं। कंसीडर अदर इलनेस सच एज upper respiratory tract infection, pharyngitis, tonsillitis, ear infection, pneumonia, measles, dengue, influenza or typhoid fever also. Remember that the patient may be suffering from more than one illness. जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से ये सारे कॉज हो सकते हैं, इसके अलावा भी और सारे कॉजेस हो सकते हैं। अगर मलेरिया को ट्रीट नहीं किया तो ये सारे कॉजेस भी बन सकते हैं। अब देखो जैसा कि इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एनाफिलीज मॉस्किटोस बाइट करती हैं। इवेंट्स इन ह्यूमन स्टार्ट विद बाइट। अब देखिए मैं आप सबको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो जिम्नोसाइट मॉस्किटो, जिम्नोसाइट फ्यूज ऑफ स्पोरोजाइट्स डेवलप्ड, कैपिलरीज स्पोरोजाइट्स कैसे जा रहे हैं, लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जा रहे हैं, ये देखो बच्चों, और ये कैपिलरीज के अंदर जा रहे हैं। अनटिक ड्यूरिंग द ब्लड मील्स, डेवलपमेंट इनटू गैमेटोसाइट्स, पूरी यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल गया, आरबीसी का इधर से आ गया, ये पेनिट्रेशन हो गया, लिवर सेल्स में एंटर कर गया और लिवर सेल्स को रप्चर कर दिया। तो ये पूरी साइकिल रहती है मलेरिया की। अब इसके पॉइंट्स देखिए। मैन इंटरमीडिएट होस्ट
ठीक है, यानी कि जो आदमी रहता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मॉस्किटो इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, आदमी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, क्योंकि इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन की साइकिल चल रही है। ठीक है, मॉस्किटो क्या कर रहा है, डेफिनेटिव होस्ट, वो डेफिनेटिव होस्ट रहता है, क्योंकि स्पोरोसाइट्स आर इनइफेक्टिव फॉर्म, वो इनइफेक्टिव फॉर्म के अंदर है, क्योंकि उसने तो अपना छोड़ दिया ना। लेकिन उत्पन्न कहाँ हो रहा है, वो मैन के अंदर हो रहा है, इसीलिए मैन हमेशा इंटरमीडिएट होस्ट रहता है और मॉस्किटो हमेशा डेफिनेटिव होस्ट रहता है। अब आगे देखो, प्रेजेंट इन द स्लेवरी ग्लैंड इन द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब ये पैरासाइट छोड़ेगी कहाँ से, जाहिर सी बात है उसके स्लेवरी के अंदर प्रेजेंट होगा ये सारे पैरासाइट्स, तो वो हम अपनी स्लेवरी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है। आफ्टर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्पोरोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेशन। जाहिर सी बात है कि वो हमारी ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती है, उसी से पूरा सर्कुलेशन चलता है, वेसल्स के थ्रू पहुंचता है, फिर वो लिवर के हुए इफेक्ट करती है। आगे देखते हैं बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स। तो देखो कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, सेंट्रल हेडेक, ठीक है, सिस्टमैटिक फीवर आता है, मस्कुलर फटीग पेन, बैक पेन भी होता है इससे, स्टमक के अंदर नोजिया और वॉमिटिंग होगी, स्प्लेन का इलार्जमेंट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ड्राई कफ, स्किन में ठंड मतलब चिल्स, मतलब ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा तेजी में चिल्स आते हैं, और स्वेटिंग, और गर्मी भी उतनी ही तेज लगेगी। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, क्या क्या हम लोग देते हैं। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मोस्टली क्लोरोक्विनीन ही होती है, क्लोरोक्विनीन इसकी डीओसी रहती है, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्लोरोक्विनीन होती है। कैसे दी जाती है, 150 mg यानी कि 150 mg बेस टैब 25 mg में दी जाती है, बेस पर केजी डिवाइडेड ओवर 3 डेज, किलो के हिसाब से 3 दिन के अंदर हम लोग डोज डिवाइड करते हैं। एक दिन में कितनी दी जाती है, 10 mg बेस पर केजी स्टार्ट, देन 5 mg बेस पर केजी, डे सेकेंड में 5 mg बेस पर केजी क्यू 24 घंटे, 24 H का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर, 20 डे 3 में 5 mg बेस पर केजी 24 H। अब उसके बाद एक और टैबलेट है क्लोरोक्विनीन और प्रीमिक्विनीन। प्रीमिक्विनीन जो है 7.5 mg पर बेस टैबलेट दी जाती है, स्टार्ट कंकरेंटली विथ क्लोरोक्विनीन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोक्विनीन के साथ ही इसको प्रीमिक्विनीन को दिया जाता है। अब ये कितना कितना mg में दिया जाता है वो देखते हैं। 0.5 mg बेस पर केजी Q25H फॉर 2 weeks, take with food, check 6PD G6PD status before start primiquine. In the mild to moderate G6PD deficiency, Primiquine is 0.75 mg base per kg body weight given once a week for 8 weeks. In severe GP, माफ कीजिएगा G6PD deficiency, Primiquine is a contraindicated and should not be used. G6PD deficiency अगर किसी को है तो प्रोमिक्विन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है कि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अर्ली डिटेक्शन देखते हैं, अगर हम लोगों को जल्दी कैसे पता चलेगा। हाँ, early detection of fever cases in the community by the house to house visit by the health worker in every 15 days। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीवर केसेस इन कम्युनिटी, जल्दी से जल्दी हमें बुखार का पता चलेगा कम्युनिटी के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हाउस टू हाउस विजिट करेंगे हेल्थ वर्कर को, मतलब हेल्थ वर्कर जो लोग होंगे वो हर 15 दिन के अंदर हाउस टू हाउस विजिट करेंगे कि किसी को बहुत तेज वाला बुखार तो नहीं आ रहा है। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जल्दी पता चल जाता है तो क्लोरोक्विनीन दे देते हैं हर फीवर के अंदर। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड फिल्म्स थिक एंड थिन, देन फीवर केसेस एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन फॉर मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, हम लोग ब्लड का सैंपल ले लेंगे, उसके बाद में हम जाके उसको लैब के अंदर दे देंगे, ये पता लगाएंगे कि कौन सा पैरासाइट है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे, जैसे हमें पता चल जाएगा उस हिसाब से। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पॉजिटिव केसेस ऑफ मलेरिया। देखिए ब्लड सैंपल कैसे कैसे ले लिया है डॉक्टर के थ्रू। अब मॉस्किटो मीजर, मॉस्किटो मीजर कैसे हो रहा है, एंटी एडल्ट मीजर DDT, सेपरिंग, एंटी लार्वल मीजर लेवरेडियल ऑपरेशन, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, एग्जांपल मॉस्किटो नेट्स, रिप्लीमेंट क्रीम्स,
ईटीसी। देखो कैसे कैसे, ज़ूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, ही इज वेस्टिंग हिज मनी ऑन चिल्स टॉनिक। वो खांसी की दवाई पी रहा है और मच्छर जो है वो ये कह रहा है ये तो ठंड लगने का जो सिरप पी रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सी योर डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। अपने डॉक्टर्स को जरूर चेक कराएं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपको अगर ज्यादा बुखार आ रहा है या ज्यादा कुछ भी आ रहा है तो अपनी साइड से मेडिकेशन ना लें, अपने डॉक्टर को एक बार दिखाएं, जांच कराएं, उसके बाद में आप लोग मेडिकेशन लें, मतलब मेडिसिन लें, डॉक्टर के थ्रू मेडिसिन लें, तभी आप जल्दी से सही हो पाएंगे। आगे देखते हैं मेथड ऑफ कंट्रोल। मेथड ऑफ कंट्रोल यानी कि रिमूविंग ऑफ पॉइजनिंग the breeding ground of the mosquito or the aquatic habits of the larva stages, for example by filling of applying oil to place with standing water। क्या क्या कर सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि रिमूव और पॉइजनिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द मॉस्किटो और एक्वेटिक हैबिट्स ऑफ लार्वा। यानी कि जो इसका कहने का पूरे का मतलब ये है कि हमें जो पानी के अंदर, जैसे कूलर है, कूलर के अंदर जो पानी जमा हो जाता है उसके अंदर जो होता है मच्छर जो होते हैं ना अपने पैरासाइट्स छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो लार्वा बनते हैं उन्हीं से मच्छर पैदा होते हैं और वो मच्छर खराब होते हैं। तो हम मैं क्या करना है, हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद उस पानी को हमें फेंक कर दोबारा भरना है। दूसरी चीज, कभी भी हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, उसको बहाना है और उसके बाद नया पानी हमें भर के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर जितना पानी इकट्ठा होगा उतना ही गंदा होगा और उसमें लार्वा उतना ही रिड्यूस्ड होगा। और हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग विद डीडीटी। डीडीटी का यूज कर सकते हैं, अर्ली मैनेजमेंट एंड डिसीज सर्विलेंस, और मॉनिटरिंग फॉर इवोल्यूशन ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड्स रेजिस्टेंट मॉनिटरिंग। और हम लोग कोई भी तरीके की दवा वगैरह लगा सकते हैं अपने बॉडी पर, यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जिस बॉडी पे लगाने के लिए, ताकि उससे मच्छर नहीं काटते हैं। आगे देखो, जैसे हम ये मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। हिट वगैरह जो आती हैं जिससे मच्छर भाग जाते हैं वो सब है। इसके अलावा देखो मैंने क्या क्या लगाया है इसके अंदर, और कीजिएगा क्या क्या लगाया है। मॉस्किटो नेट, यूज इंसेक्ट रेसिस्टेंस, क्लोज विंडोज मतलब खिड़की को बंद करके रख सकते हैं, रिस्क ऑफ गेटिंग बिडिंग रिड्यूस यानी कि मच्छर को हम लोग आने नहीं देंगे। मलेरिया का मैनेजमेंट देखो, मलेरिया मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। मलेरिया मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेजर्स। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, जल्दी पता चलेगा तो हम लोग जल्दी दवाई दे सकेंगे। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर, और कम्युनिटी के अंदर हमें जा जाके पता चलेगा। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, माइंड बिफोर मैडनेस, यानी कि ये काम करता है ABCD। अब ABCD क्या है, जूम करके दिखाती हूँ। अवेयरनेस, हमें मलेरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, मच्छर कितने सारे, उनकी खिड़की खुली हुई है और कितने सारे मच्छर उनके दरवाजे के अंदर आ रहे हैं और वो लोग बार बार मार रहे हैं। यानी कि हमें जानना बहुत जरूरी है मलेरिया के बारे में कि मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया कॉज्ड हो जाता है और वो हमें परेशान करता है। बाइट प्रिवेंशन, उसके काटने से बचे। कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, मॉस्किटो को कंट्रोल करके रखे, यानी कि दरवाजे अपने बंद करके रखे, मच्छरदानी लगा कर रखे। तीसरा, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, यूज प्रिवेंटिव मेडिकेशन, अगर मलेरिया कॉज्ड हो जाता है तो हमें प्रिवेंटिव दवाइयां लेनी चाहिए। डी फॉर डायग्नोसिस, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बुखार तुम्हारा नॉर्मल दवाइयों से या पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है तो तुरंत ही जांच कराएं। डायग्नोसिस मतलब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं, और पता चलेगा मलेरिया हो रहा है तो तुरंत की तुरंत दवाई लें और ठीक हो जाए। देखो मच्छर कैसा दिख रहा है, सुंदर है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मलेरिया टॉपिक ये बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आपको इसके
नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको उसी में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारी रिलेटिव इंफॉर्मेशन हो तो एक लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट हम लोगों के लिए कीजिए। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो अगर आपको एक अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। थैंक यू ऑल। थैंक यू बच्चों।